चलिए और अब खबरें विस्तार से। गुजरात विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान आज समाप्त हो जाएगा। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। पहले चरण का चुनाव 9 दिसंबर को होगा। इस चरण में विधानसभा की 182 सीटों में से 89 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में चुनाव होगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 977 उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में हैं। तो गुजरात का गदर 9 दिसंबर को होगा पहले चरण का चुनाव। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुजरात के अमरेली में चुनाव प्रचार किया। योगी ने अपनी जनसभा में कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। ईटीवी से हुई खास बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बीच कांग्रेस रुकावट डाल रही है। राहुल गांधी को ये विकास दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि विकास उनको अच्छा लगता भी नहीं, और इसीलिए राहुल गांधी बुलेट ट्रेन के शिलान्यास का विरोध करते हैं। जब राम जन्मभूमि अयोध्या से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया था, तो कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने उसका विरोध करके एक बार पुनः साबित कर दिया कि जो पूरी राजनीति है वह इस देश की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली है। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल की दलील से सुन्नी वक्फ बोर्ड के पल्ला झाड़ते ही कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई और बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। अब सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने बयान से कन्नी काट रहा है। बदलते हुए मौसम का बदलता हुआ परवाना हूं मैं, बदलते हुए मौसम का बदलता हुआ परवाना हूं मैं। गुजरात में जनेऊधारी हिंदू तो यूपी बिहार में मौलाना हूं मैं। कांग्रेस को ये सब सुनना पड़ रहा है सिब्बल की एक दलील की वजह से, जो उन्होंने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दी अयोध्या मामले पर। अब बीजेपी कांग्रेस से अपना रुख साफ करने को कह रही है। पार्टी ये बताए कि क्या वो चाहती है, नहीं चाहती है कि राम जन्मभूमि के मामले की सुनवाई जल्द से जल्द हो। राहुल गांधी जी स्वयं इस बात की सफाई दे, जो अभी हाजी महबूब जी ने कहा है कि आखिर कपिल सिब्बल किसके वकील है, सुन्नी वक्फ बोर्ड के या कांग्रेस वोट बोर्ड। दरअसल कांग्रेस की परेशानी बुधवार को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बढ़ाई। बोर्ड ने साफ कर दिया कि उसका सिब्बल की दलील से कोई लेना देना नहीं है। ये बात और है कि शाम होते होते वक्फ बोर्ड के महबूब अंसारी अपने बयान से पलट गए। देखिए, कपिल साहब तो मेरे जरूर वकील हैं, मगर सवाल ये है कि हमारे उनके वर्ड्स से कभी ये भी झलकता है कि वो एक किसी पार्टी के लीडर हैं। मैं वकील की हैसियत से उनको जानता हूं, मैं पार्टी की हैसियत से नहीं जानता हूं। सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुनवाई को 2019 तक टालने की दलील दी थी, जिस पर पीएम मोदी ने गुजरात से कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। राम मंदिर नो मुद्दो पण चूंटणीओना नामे लटकावવાનો कांग्रेस वाला कहे छे आ तो कपिल सिब्बलनो पोताना विचारो छे। શું વકફ બોર્ડ ચૂંટણી લડે છે? ચૂંટણી લડવાના વિચારો વકફ બોર્ડના છે? અરે ચૂંટણી કોંગ્રેસ પાર્ટી લડે છે। सिब्बल की दलीलों में उलझी कांग्रेस फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रही है। वो इस पूरे मामले को कपिल सिब्बल का मामला बता रही है, साथ ही बीजेपी पर धर्म और राम की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। जहां तक कपिल सिब्बल जी की बात है, उन्होंने स्वयं भी कहा है कि वे व्यक्तिगत श्रेणी में अपीयर हुए थे, कांग्रेस के साथ कोई ताल्लुकात उस अपीयरेंस में नहीं था। भगवान राम के नाम पर भी केवल राजनीति कर वोट बटोरने का धंधा कब बंद करेंगे? अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। कांग्रेस भी यही करने की कोशिश कर रही है ताकि बीजेपी को चुप करा सके, लेकिन बीजेपी है कि और ज्यादा आक्रामक होती जा रही है। कपिल सिब्बल को यह भूलना नहीं चाहिए कि वो भारत के कानून मंत्री भी रहे हैं, जिस पद पर आज मैं हूं। वो एक एमपी हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सियासतदान होने के साथ ही कपिल सिब्बल वकील भी हैं, लेकिन सिब्बल की मुश्किलें तो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ही बढ़ा दी, और वो भी गुजरात के महासंग्राम के बीच में। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
ना चाहते हुए भी राम और राम मंदिर का मुद्दा कांग्रेस पार्टी के गले पड़ गया है और इस विवाद में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल बुरी तरह से उलझ गए हैं। लेकिन इस उलझन के बीच अपनी चुप्पी तोड़कर कपिल सिब्बल और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। सुनिए अपने बचाव में क्या कुछ कहा कपिल सिब्बल ने। आज उन्होंने और अमित शाह ने सुना है, कहा है कि मैं सुन्नी वक्फ बोर्ड का वकील था सुप्रीम कोर्ट में जब कल पेशी हुई। शायद उनको ये जानकारी नहीं है कि मैं सुन्नी वक्फ बोर्ड का वकील कभी भी नहीं रहा और कल जब हमारी पेशी हुई तो मैं सुन्नी वक्फ बोर्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। ये जहां तक राम मंदिर का सवाल है तो हमारी आस्था तो भगवान पे है। जब भगवान चाहेगा तभी राम मंदिर बनेगा। मोदी जी पे हमारी कोई आस्था नहीं और ना ही राम मंदिर मोदी जी के कहने से बनेगा। ये जो आप बयानबाजी कर रहे हो ना, ये देश के हित के लिए नहीं है। ये देश की समस्याओं का सुधार नहीं होने वाला ये बयानबाजी से। हम तो चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, इकट्ठा होकर आगे बढ़े, सबको लेकर आगे बढ़े और इन बयानबाजी से आप देश को विवाद की ओर ले जा रहे हैं। आपने मुगलई खाना तो सुना ही होगा। क्या मुगलई सियासत के बारे में कभी सुना है? अगर नहीं तो चलिए गुजरात के महासमर में, जहां मुद्दे अब मुगलई होते जा रहे हैं और अब तो खिलजी और मुगलों के रिश्तेदार भी खोजे जाने लगे हैं। टिकट खिड़की पर पहुंचने से पहले ही खिलजी को लेकर हाय तौबा मची। वंशवाद में उलझी राहुल की ताजपोशी पर मुगलों का जिक्र छिड़ा और अब खिलजी और मुगल के रिश्तेदार खोजे जा रहे हैं। जी हां, बुधवार को बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला और ट्वीट पर उन्हें बाबर भक्त खिलजी का रिश्तेदार बता डाला। हालांकि जीवीएल ने बाद में मामले को इतिहास को बिगाड़ने का नाम दिया और गोल गोल घुमाने लगे। आज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, सुन्नी वक्फ बोर्ड के जिलानी, वो सब एक तरफ दिख रहे हैं। जो नेहरू परिवार के घरेलू इतिहासकार जिस प्रकार औरंगजेब के, अलाउद्दीन खिलजी के गुणगान गाते आज भी देखे जाते हैं टेलीविजन पर। जीवीएल अपनी बिगड़ी हुई बोल को संभालने में जुटे थे, लेकिन तभी इस बवाल में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज कूद पड़े और जीवीएल विवाद को और बिगाड़ दिया। अब ये तो शुरुआत उन लोगों ने, कांग्रेसियों ने कर दी। आखिरकार तुष्टीकरण की सारी सीमाएं तोड़ करके इतना आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो लगता है कि खिलजी के वंशज हैं, लगता है बाबर के वंशज हैं। ऐसे उनकी वकालत कर रहे हैं। मुसलमान उतनी वकालत नहीं कर रहा जितना ये लोग कर रहे हैं। सुना आपने, विवादित बोल के महाराज जी ने पूरे मामले को और उलझा दिया। लेकिन सियासत में मुगलों की एंट्री साक्षी ने नहीं बल्कि मणिशंकर अय्यर ने की। तारीख 4 दिसंबर, दिन सोमवार, मौका राहुल का नामांकन। जी हां, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए जब राहुल गांधी नामांकन करने जा रहे थे तो वंशवाद के आरोपों के बचाव में मणिशंकर ने क्या कहा आप खुद देखिए। जहांगीर की जगह जब शाहजहां आए थे तो क्या तब चुनाव हुआ था? जब शाहजहां की जगह औरंगजेब आए तो क्या तब चुनाव हुआ था? पहले से पता था कि जो भी बादशाह हैं उनकी औलाद ही बादशाह बनेगी। हालांकि बाद में मणिशंकर अय्यर ने इस मामले में सफाई दी थी। तानाशाही का नाम है नरेंद्र मोदी। इन दोनों को जोड़िए बात। उस जमाने में जहांगीर के बेटे ही शाहजहां बन सकते थे। मणिशंकर अय्यर की सफाई के आने तक देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक पीएम मोदी ने मणिशंकर के इस बयान को गुजरात के धर्मपुर की एक रैली में मुद्दा बना लिया। जहांगीर की जगह
जब शाहजहां आए, क्या तब इलेक्शन हुआ था? जब शाहजहां की जगह पे औरंगजेब आए, तब क्या कोई इलेक्शन हुआ था? बात निकली तो दूर तलक गई, वो भी अगर मौसम चुनाव का हो तो यकीन जानिए बहुत दूर तलक जाएगी ही। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आर्मी चीफ ने आतंकियों को अमन का रास्ता अपनाकर चुनाव लड़ने के लिए कहा है। आर्मी चीफ की अपील उनके लिए मौका है जिन्होंने बहकावे में आकर हथियार उठा लिया है। हिंसा छोड़ें, देश में मौजूद आतंकी संगठन। देश का साथ देकर चुनाव लड़े आतंकी संगठन। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने आतंकी संगठनों पर बड़ा बयान दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि देश में मौजूद आतंकियों को हथियार छोड़कर चुनाव लड़ना चाहिए और देश के साथ मिलकर चलना चाहिए। अगर वो प्रणाली में आना चाहते हैं तो हम तो चाहते हैं कि हमारे तरफ जो आतंकी संगठन हैं वो क्यों नहीं इस तरह से जो हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस होता है उस पर शामिल होकर भारत में के हिस्सेदार बने। राजस्थान के श्री गंगानगर में आयोजित प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड सेरेमनी में शामिल होने आए आर्मी चीफ ने ये बड़ा बयान दिया। पाक पे आतंकियों के चुनाव लड़ने के सवाल पर दिए गए इस बयान के अलावा आर्मी चीफ ने आतंकवाद फैलाने के लिए पाक पर भी निशाना साधा। ये जो सरहद के पार जो देश है उसकी जो कार्यशैली है वो किस ढंग से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से डील करते हैं, ये उनका मसला है। ये हम लोग उनसे उठाते रहेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि इस तरह के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इस तरह से बढ़ावा दें। दरअसल मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर चीफ हाफिज सईद पाक में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। चुनाव लड़ने में हाफिज की मदद पाक में कई लोग कर रहे हैं। हालांकि पाक में हाफिज सईद चुनाव लड़कर और सत्ता में आकर कोई धार्मिक काम की मंशा नहीं पाले बैठा है, बल्कि सत्ता पाकर वो अपने नापाक मंसूबों को और बड़े पैमाने पर लागू करना चाहता है। लेकिन भारत के आर्मी चीफ अमन की बात कर आतंकी संगठनों से मुख्यधारा में लौटने की अपील कर रहे हैं। हालांकि अपील के साथ आर्मी चीफ ये भी साफ कर रहे हैं कि आतंक फैलाने वाले पर उनकी सख्ती भी जारी रहेगी। घाटी में जो हालत बिगड़े हुए थे हम उसका सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सुधारने के लिए इस तरह के ऑपरेशन तो चलते रहेंगे लगातार। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत इस साल सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मारने की डबल सेंचुरी लगा ली है और सुरक्षा बलों के साथ मिलकर आर्मी आगे भी आतंकियों की सफाई में जुटी रहेगी। लेकिन आर्मी चीफ का मौजूदा बयान उन आतंकियों के लिए एक मौका है जिन्होंने बहकावे में आकर आतंक की राह पकड़ ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अब आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जो बदलाव की तस्वीर कही जा सकती है। घाटी की फिजा पत्थर से नहीं बल्कि खेल से बदलेगी। ये सोच घाटी की ही अफशा की है। अफशा वही है जो कभी पत्थरबाज थी और आज वो जम्मू कश्मीर महिला फुटबॉल टीम की कैप्टन है। कश्मीर के युवाओं को जब अलगाववादी वर्गलाते हैं तो ऐसी तस्वीरें सामने आती है, और जब वही भटके हुए युवा देश की माटी की आवाज सुनते हैं तो सामने आती है ये तस्वीर। दोनों ही तस्वीरें एक ही लड़की की है। अफशा आशिक नाम की इस लड़की ने जब अपनी जमीर की आवाज सुनी तो उसके हाथों से पत्थर छूट गए और खेल से रिश्ता जोड़ लिया। जो अफशा कभी पत्थरबाजों के बीच की पोस्टर गर्ल के तौर पर मशहूर थी, आज वो जम्मू कश्मीर महिला फुटबॉल टीम की कैप्टन है। कैप्टन के साथ अफशा टीम की गोलकीपर भी है। इस महिला फुटबॉल टीम का नाम CM11 है। आज अफशा किसी पहचान की मोहताज नहीं है और ये सब अफशा ने अपने मेहनत और लगन के बलबूते हासिल किया है। लेकिन कुछ समय पहले एक घटना की वजह से गुस्से में अफशा ने हाथों में पत्थर उठा लिए थे। 4 इयर्स मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि मुझे पत्थर उठाना पड़ा। पत्थर उठाने के लिए भी मतलब कोई ऐसे किसी को अच्छा नहीं लगता है कि पत्थर उठा के अपने मौत को इनविटेशन दे, क्योंकि यहाँ से तो पत्थर होता है, वहाँ से गोलियाँ होती है। ये जगजाहिर है कि अलगाववादी ही घाटी में
भोले भाले युवाओं को उकसाकर पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिलवाते हैं। और अफशा भी अलगाववादियों के हाथों की कठपुतली बन गई थी, लेकिन वापस मुख्यधारा में लौट आई और अब घाटी की दूसरे युवाओं को भी पत्थर छोड़कर राज का नाम रोशन करने की अपील कर रही है। मैं अपने यूथ को एक ही मैसेज देती हूँ कि इन सब चीज़ों से बाहर आओ, अपने स्टेट के लिए सोचो कि हमारे स्टेट के लिए क्या अच्छा होगा, हमें कैसे अपने स्टेट को बेहतर बनाना चाहिए। स्पोर्ट्स में आओ, आपको जो कोई भी सपोर्ट चाहिए स्पोर्ट्स में, हमारी स्टेट करेगी स्पोर्ट्स के लिए, बट आप आगे तो आओ, आप कदम तो बढ़ाओ। खेल के सिलसिले में दिल्ली आई अफशा ने मंगलवार को अपनी पूरी टीम के साथ देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। इस दौरान गृह मंत्री ने उनकी खेल से संबंधित समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिया और अफशा की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। जिस तरह से अफशा और उस जैसी दूसरी लड़कियां आगे बढ़कर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रही हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है और कश्मीर के दूसरे युवाओं के लिए एक नजीर भी। न जाने कितने और लोग हैं जो अभी गुस्से की वजह से सड़कों पर आ जाते हैं, पत्थर ले लेते हैं हाथों में। उन सबको भी समझना चाहिए कि गुस्सा कभी जिंदगी में कुछ नहीं देता। आगे बढ़ने की राह मैदानों से तय होती है, तंग गलियों से नहीं। दिल्ली से ईटीवी न्यूज के लिए कैमरामैन अंकित जैन के साथ मैं आदिल खान। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी कमी की आस लगाए बैठे लोगों को अभी और इंतजार करना होगा। आरबीआई ने रेपो रेट को 6% और रिवर्स रेपो रेट को 5.75% पर बरकरार रखा है।